So fund accounting is an accounting system for recording resources whose use has been limited by the donor, grant authority, governing agency or other individuals or organizations or by law. इसका मतलब ये है कि फंड अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर रहे हो उन रिसोर्सेज की अकाउंटिंग करने के लिए जिनका यूज़ लिमिट कर दिया गया है किसी डोनर के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा, या किसी जिसने भी आपको वो फंड दिया है उसके लिए उसका यूज़ जो है वो लिमिटेड कर दिया है। उसकी अकाउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फंड अकाउंटिंग सिस्टम। इट एम्फेसाइजेस अकाउंटेबिलिटी रादर देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट यूज्ड बाय नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाय गवर्नमेंट्स। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है, ना कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। आपका क्या काम है इसके अंदर ये काम होता है कि अगर आपको कोई फंड मिला तो आपको उसकी अकाउंटिंग इस तरह से करनी है कि मुझे ये फंड मिला और मैंने इस फंड के लिए इसमें से इतने पैसे खर्च कर दिए, अब मेरे पास इस फंड में इतने पैसे बचे हैं। इसको बोलते हैं फंड अकाउंटिंग। सपोज मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स फंड मिला है 1 लाख रुपए का। अब उस स्पोर्ट्स फंड में से आपने कुछ स्पोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन किया, कुछ खर्चा किया, आपके 50,000 रुपये उसमें से खर्च हो गए। तो अब आप उसमें क्या करेंगे, आप उस फंड में से 50,000 रुपये लेस करके दिखाएंगे आपके पास कितना बैलेंस बचता है, 50,000 रुपये का, अब वो दिखाएंगे। दूसरी चीज, जो फंड होता है, जब आपको मिलता है फंड, दिस इज योर लाइबिलिटी। वाई दिस इज योर लाइबिलिटी? दिस इज योर लाइबिलिटी बिकॉज you have received the fund but you have not used it, plus it is given with the condition, एक कंडीशन के साथ आपको दिया हुआ है कि आपको इस पर्पस के लिए यूज करना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो फंड अकाउंटिंग जो है वो आपकी लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं फंड्स की जो हम पढ़ेंगे। इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और एक रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती कि आपको इसी पर्पस के लिए यूज करना है या आप इसी कारण से इसको यूज कर सकते हो, तो इसको जनरल फंड भी बोलते हैं और कैपिटल फंड भी इसको बोला जाता है। जो दूसरा होता है कैटेगरी, मेजर कैटेगरी, वो है आपकी रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका कंडीशन होती है। जैसे टूर्नामेंट फंड, आपको टूर्नामेंट फंड मिला है तो आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में ही उसको यूज करना है। प्राइज फंड मिला है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने में ही यूज करना है। स्पोर्ट्स फंड मिला है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए यूज करना है। तो दिस इज योर रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब इसकी आगे कुछ कैटेगरीज है रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर कुछ ब्रॉड कैटेगरीज है, वो हम पढ़ेंगे। पहली है गवर्नमेंट ग्रांट, बड़ा पॉपुलर टर्म है गवर्नमेंट ग्रांट। जब आप गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक एनपीओ की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है कि मान लो आपने एजुकेशन बच्चों को देनी है तो आपको उसके लिए ग्रांट दिया जाता है कि आप क्लासरूम ऑर्गेनाइज कीजिए, आप लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कीजिए, आप टीचर्स को सैलरी दीजिए, तो उसके लिए आपको फंड दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है। तो दीज आर रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट बिकॉज इट इज गवर्नमेंट ग्रांट। तो आपको सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज करना है जिस पर्पज के लिए गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला है। नेक्स्ट है इंडाउमेंट फंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। इंडाउमेंट फंड क्या होता है, ये एक्चुअली डोनेशन है जो कि एक डोनर आपको देता है। सिर्फ उसके साथ कंडीशन क्या होती है कि जो आपको डोनेशन मिली है आपको सिर्फ उसका ब्याज यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डोनेशन मिली, आपने उसको फिक्स डिपॉजिट करा दिया। अब जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल डोनेशन है वो आपको नहीं छेड़नी है। टू कीप द ओरिजिनल डोनेशन अमाउंट इंटैक्ट, सिर्फ कंडीशन उसके साथ ये जुड़ी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट, जो कि इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अर्न, जो भी आपको इनकम अर्न हुई है उस इन्वेस्टमेंट की, वो ही आप यूज कर सकते हो। दिस इज एंडाउमेंट फंड। नेक्स्ट है आपका एन्युटी फंड। एन्युटी फंड क्या होता है, is established when an NPO receives assets from a donor on a condition that the designated beneficiary will receive a fixed annual payment during his lifetime or as per the period specified by the donor। अच्छा, क्या होता है कि मान लीजिए एक बहुत रिच ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत रिच ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया कि अपने कुछ एसेट्स जो हैं वो आपने एनपीओ को दे दिए, कुछ एसेट्स जो हैं एनपीओ को दे दिए, और साथ में कंडीशन लगा दी कि जो हमारे 5 गरीब लोग हैं, 5 गरीब मजदूर हैं, आप उनको, उनकी जब तक वो जीते रहेंगे आप उनको एक फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट दोगे। या अपने लिए ही सोच लीजिए, कोई इंसान है जो कि बुढ़ा है, अकेला है, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी है
और उनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं कि वो एक एनपीओ को प्रॉपर्टी दे देते हैं। कंडीशन क्या होती है कि वो एनपीओ जो है उनको साल की एक फिक्स अमाउंट पे करेगा, जब तक वो जीते रहेंगे तब तक उनको फिक्स अमाउंट पे करता रहेगा। जब अगर वो बुजुर्ग नहीं रहते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी बन जाती है जिसको वो दी गई थी। तो इसलिए लिखा हुआ है ये एन्युटी फंड का मतलब क्या, एनुअल पेमेंट, फिक्स एनुअल पेमेंट, तो इसलिए इसको एन्युटी फंड बोलते हैं। इट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन एन एनपीओ रिसीव्स एसेट्स फ्रॉम अ डोनर ऑन अ कंडीशन दैट अ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी, चाहे आप खुद हैं चाहे आप किसी और को बेनिफिशियरी बना सकते हैं, विल रिसीव अ फिक्स एनुअल पेमेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और एज पर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द डोनर एंड इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर आफ्टर। उसके बाद नेक्स्ट है लोन फंड। अब लोन फंड क्या होता है कि एक सेटअप, आपने लोन फंड सेटअप किया हुआ है कि आप सिर्फ उस लोन फंड को किस लिए यूज करेंगे, लोन देने के लिए यूज करेंगे, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। मान लो आपको किसी को लोन देना है हायर स्टडीज के लिए, किसी को लोन चाहिए कुछ फिक्स एसेट खरीदने के लिए, किसी को भी आपको कुछ लोन देना है तो आप सिर्फ उसी पर्पज के लिए उसको लोन देंगे, वो होता है लोन फंड। नेक्स्ट है फिक्स एसेट फंड। नाम से है फिक्स एसेट फंड, ये सिर्फ फंड किस चीज के लिए बना है, इन्वेस्टमेंट करी हो फिक्स एसेट्स में या ऑलरेडी आपने कर रखी हो फिक्स एसेट्स की इन्वेस्टमेंट, तो वो होता है फिक्स एसेट फंड। लास्ट है आपका प्राइस फंड। प्राइस फंड किस लिए है, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपने एक अलग से फंड बना रखा है कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ किस चीज के लिए करेंगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 9 में आपको मैच फंड दिया हुआ है, उसके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, सेल जो आपने टिकट्स ली है मैच की उसकी रिसीट्स है और उसके डोनेशन जो रिसीव हुई है वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपके पास मैच फंड कितना है। मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको कोई फंड रिसीव होता है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है, क्योंकि इट इज योर लायबिलिटी, यू हैव नॉट यूज्ड इट, यू हैव जस्ट रिसीव्ड इट, यू हैव नॉट यूज्ड इट। तो वो आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसको यूज करना है। तो अब जब क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं मैच फंड जो है बैलेंस इज 24,000। नाउ बैलेंस शीट this is actually extract of balance sheet. This should be written extract of balance sheet as at 31st March. Now I'm making on liability side because I'm just making extract. मैं सिर्फ liability side ही बना रही हूँ। तो यहाँ आ गई आपकी liability side और यहाँ आ जाती है आपकी अमाउंट, liability side यहाँ आ जाती है आपकी अमाउंट इन रुपीज। ओके, तो मैच फंड आपका जो है दैट इज फॉर रुपीज हाउ मच, 24,000। ओके, 24,000 का मैच फंड है। अब वो आगे क्या बताता है दैट यू हैव रिसीव डोनेशन फॉर रुपीज 40,000। तो पहले जो मिला है उसको ले लेते हैं, फिर जो एक्सपेंसेस होंगे उनको माइनस करेंगे। तो आपको डोनेशन मिली है तो आप इस फंड में ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन। कितनी मिली है आपको, 40,000 की। नेक्स्ट आपको और क्या मिला है, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स। आपने मैच टिकट्स को बेचा है तो उससे पैसे आए और जो आए वो ऐड हो जाएंगे मैच फंड में, बिकॉज यू हैव अ स्पेसिफिक फंड, मैच फंड। अदरवाइज ये कहाँ चले जाते हैं, ये दोनों चीजें आपकी जाती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। अगर ये मैच फंड आपके पास स्पेसिफिकली प्रेजेंट नहीं होता तो ये दोनों चीज आपकी रिसीट्स बन जाती और जाती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में इनकम। ओके, नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स हाउ मच, 15,000। तो इन शॉर्ट हाउ मच यू हैड, कितना हो गया आपके पास, 4, 5, 9, 6, 79 आपके पास हो गए हैं। $79 हो गए हैं आपके पास। ओके, अच्छा अब वो आगे क्या बोल रहा है, मैच एक्सपेंसेस पेड। आपके पास टोटल 79 है, रिमेंबर दिस, पैसे 79 है आपके पास। नाउ मैच एक्सपेंसेस पेड इज 1,02,000। जो एक्सपेंसेस पे हुए हैं दैट इज 102 और आपके पास है कितने, 79। तो आप जो 79,000 है सिर्फ ये ही इसमें से निकाल सकते हैं,
जब है ही नहीं 1,02,000 रुपए तो कैसे निकालेंगे इसमें से, राइट। तो जो आपके पास फंड के पैसे हैं वो आपके पास 79 है और आपने एक्सपेंस किया है 102 का, तो कितने पैसे बचते हैं 23। उसका क्या करेंगे वो देखते हैं। पहले तो आप इसमें से लेस करेंगे 79,000 लेस एक्सपेंसेस paid. You can reduce just 79,000 because you have only 79,000. मैच फंड इज नील, यू हैव यूज ऑल द मनी, सब कुछ यूज कर लिया आपने 79, लेकिन अभी भी 23,000 रुपए के एक्सपेंसेस आपने और किए हुए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। रिमेंबर, जो भी एक्सेस होता है एक्सपेंडिचर वो चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो वो जाके वहां हो जाएगा डेबिट। अगर ये एक्सपेंसेस कम होते तो जो बचता वो आपको फंड एज इट इज यहाँ बच जाता, बट क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है आपका फंड भी खत्म हो गया है और जो बचे हुए एक्सपेंसेस है कहीं तो जाएंगे, तो वो जाते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट और you can mail me at kpjacademy@gmail.com। आप इस पे मुझे अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं कि इसमें डाउट है, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू और आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर। तो आप मुझे इस पे मेल कीजिए, अदरवाइज यू कैन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।